तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, वहां होने वाले चुनाव से जुड़ी हुई। तो उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा का समापन गुरुवार को हो गया। देवरिया से शुरू हुई इस यात्रा का दिल्ली में समापन हुआ, जहां राहुल गांधी जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे। तो कुछ दिनों पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले राहुल ने इस बार मोदी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित सभा में उन्होंने मोदी पर सेना के खून के पीछे छिपकर दलाली करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि सेना अपना काम कर रही है, मोदी जी भी अब अपना काम करें। उन्होंने सरकार से 7वें वेतन आयोग में सेना का वेतन बढ़ाने की मांग की और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें बंद हो गई हैं। पीएम मोदी ने देश को बांटने का काम किया है और राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बयान को सेना और देश का मनोबल गिराने वाला करार दिया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि इस तरह के बयान देकर राहुल ने खुद को एक बार फिर अपरिपक्व साबित कर दिया है। हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। तो राहुल के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी खासतौर पर इस बयान के बाद तेजी से प्रतिक्रिया दे रही है और हमलावर भी हो गई है। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे लफ्जों का प्रयोग करना वास्तविक रूप से पाकिस्तान को एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पाकिस्तान को एक हैंडल प्रोवाइड करता है। और आज राहुल गांधी जी ने बतौर अपोजिशन के लीडर के रूप में यह हैंडल पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया है। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी जी और जो कई बयान कांग्रेस पार्टी से पिछले कई दिनों में आ रहे हैं, उनको सेना पर एतबार नहीं है, सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं। और ये कहना खून की दलाली, ये बहुत गलत बात है। हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवाद और हर दुश्मन का सामना करते हैं, अपना बलिदान देते हैं देश के लिए। उनको दलाली से जोड़ना बहुत गलत बात है। तो राहुल की किसान यात्रा की शुरुआत अगर खाट लूट की वजह से सुर्खियों में आई, तो वही आखिरी दिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने आपस में ही गुत्थम गुत्था होकर पार्टी की फजीहत करवा डाली। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी दिल्ली में उस वक्त खुलकर सामने आई जब राहुल गांधी अपनी देवरिया से यात्रा के अंतिम दिन राजधानी में दाखिल हुए और राहुल का स्वागत करने के लिए हरियाणा से बसों में भर भर कर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और उनके साथ आला नेता भी शुमार थे। जैसे ही राहुल गांधी आए तो शुरू हो गया नारेबाजी का सिलसिला और इसी नारेबाजी के आड़ में गुटबाजी की रंजिश भी सामने आ गई। हुड्डा और तंवर समर्थक आपस में उलझ गए। पहले तो जुबानी हमले हुए और फिर धीरे धीरे हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडे भी चले। अशोक तंवर ने बीच बचाव करना चाहा तो उन पर भी लाठी से वार कर दिया गया। झड़प में कई समर्थक घायल हुए हैं। चोटिल होने के बाद तंवर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और इधर गुरुवार को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सतर्क सेना ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया और सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियारों के जखीरे के साथ खाने पीने और दवाइयां भी बरामद हुई और इनसे पता चल रहा है कि आतंकी लंबे वक्त तक भारत को दहलाने की साजिश को अंजाम देने आए थे। गुरुवार सुबह सुबह सेना की वर्दी में आए और करीब 5 आतंकियों ने हंदवाड़ा स्थित 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला बोला। सुरक्षा बलों ने फौरन जवाबी फायरिंग की। इसके बाद आतंकी कहीं छुप गए। थोड़ी देर बाद फिर आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उरी आतंकी हमले के बाद पीओके में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला क्या लिया। पाकिस्तान में खलबली मची है और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों ने बारामूला में हमला किया और अब हंदवाड़ा में सेना के कैंप आतंकियों के मुख्य निशाने पर हैं और पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
और इन सभी अहम खबरों पे ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जुड़ रहे हैं देहरादून से, और साथ ही हमारी संवाददाता अनामिका भी जुड़ गई हैं लखनऊ स्टूडियो से। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। और अखबारों की अगर हम बात कर ले तो यही कुछ खबरें आज अखबारों में भी छाई हुई हैं, जहां राहुल गांधी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सेना को लेकर। वो खबरें मुख्य पृष्ठ पर आज छाई हुई हैं। अमर उजाला लिखता है जवानों के खून की दलाली कर रहे मोदी, और पाकिस्तान को लेकर भी खबरें आज टॉप पर हैं। चाहे जनसत्ता की बात करें, नाकाम हुई घुसपैठ की कोशिशें, सेना ने 7 आतंकी मार गिराए, और शरीफ ने अपनी सेना को चिताया आतंकियों को पनाह ना दें। और दूसरी तरफ दैनिक जागरण लिखता है कि निकलने लगा पाक का दम, और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी ये टॉप स्टोरी अमर उजाला में देखने को मिल रही है कि उड़ी हमले के 48 घंटे बाद ही हो गई थी पहली सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये बड़ी खबरें हैं, और हमले की नापाक कोशिश नाकाम, हंदवाड़ा को लेकर ये अहम खबरें हैं। मैं सीधा चाहूंगी कि सबसे पहले जो राजनीतिक खबर है उसे हम ले लें, और उसके बाद सेना से जुड़ी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी खबरों के लिए विस्तार से हम जय सिंह जी का रुख करेंगे। पहले अनामिका आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में समापन हुआ किसान यात्रा का, लेकिन काफी हमलावर भी दिखे राहुल गांधी। क्या कुछ सियासी कयास लगाए जा रहे हैं? जो निशाना उन्होंने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर, उसे पूरी तरह से चुनाव के मद्देनजर ही देखा जा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए बिलाशा, अगर बात करें राहुल गांधी की पूरी यात्रा की, तो ये जो पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अलग अलग जो मुद्दे उठाए हैं उसमें किसानों का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि इस बीच उन्होंने सपा सरकार पे, बीएसपी पर, बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी पर हमला बोला, यहाँ तक कि जो उनके वक्तव्य थे वो ये थे कि पीएम मोदी जवानों की खून की दलाली कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा बयान उस वक्त आया जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है, तनाव का माहौल है। पूरा देश जो है वो सेना के साथ खड़ा है, और इस बीच राहुल गांधी का ये बयान देना कि पीएम मोदी जवानों की खून की दलाली कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा बयान है। और जाहिर है कि इस बयान से हंगामा भी मच सकता है, बवाल भी उठेगा। और जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी की ओर से कि कम से कम राहुल गांधी को विपक्ष के तौर पर, अपोजिशन लीडर के तौर पे जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए था, जवानों के मुद्दे पर उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तो समापन तो हो गया पूरे के पूरे कार्यक्रम का, खाट सभा के जरिए राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को उठाया भी और अपनी बात भी रखी। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो है फ्यूचर को लेकर के वो भी सबके सामने रखी। लेकिन आखिरी दिन कल का जो बयान राहुल गांधी का है वो अपने आप में बड़ा है, चौंकाने वाला है, और कम से कम देश की जो भावना है इस वक्त जवानों के साथ, उसको बड़ा झटका लगेगा राहुल गांधी के इस बयान के बाद। हालांकि राहुल गांधी या फिर अगर कांग्रेस की ओर से कहे तो इस बयान को लेकर अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की जा रही है। जी बिल्कुल, और बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर या सेना को लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया गया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी जय सिंह जी कि राहुल की परिपक्वता पर सवाल उठाया है बीजेपी ने। अगर पॉलिटिकली इसे देखें तो क्या वाकई में ये एक परिपक्व बयान था, या फिर इसके पीछे रणनीति नजर आती है कांग्रेस की? एक तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सेना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन निश्चित रूप से जो खून की दलाली वाली बात है, उन शब्दों का जो चयन था वो चयन इनएप्रोप्रिएट था। आप जितने बड़े पद पे होते हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपकी भाषा, आपका जो जवान होती है, उसमें संयम होना चाहिए, शालीनता उसमें जरूर होनी चाहिए। तो ये खून की दलाली मेरे ख्याल से उन शब्दों का उन्होंने चयन नहीं किया। लेकिन शुरू से जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आप देखिए, उसमें गौर करिए, चाहे मीडिया की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, चाहे रूलिंग पार्टी की तरफ से हो, ये बयानबाजियां मुझे लगता है कुछ डिबेट कर रही हैं, जो असली मुद्दा जो है उसकी बजाय अब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। मीडिया ने भी ऐसा हाइप किया है। उसके बाद ये देखिए, बीजेपी ने बार बार उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मार दिया, इस तरह से करना ताकि उसको कैश किया जाए वोटों के लिए। आप जानते हैं उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले, गुजरात में चुनाव होने वाले, मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। इससे चुनावों से पहले इस तरह के, अब अपोजिशन को तो लगता है, बाकी कांग्रेस है या बाकी पार्टीज को लगता है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी इसका फायदा उठा ले। ये भी उनके हो सकता है, कांग्रेस की या बाकी पार्टियों की ये भी बौखलाहट हो। लेकिन इस वक्त सभी को
हर पक्ष को बहुत संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपने स्ट्राइक तो किया, लेकिन उसके रिपरकशन क्या होंगे, उसका आफ्टरमाथ आपको देखना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेंगे, वहां की वो बैठ भी जाएंगे, लेकिन वहां की सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि आपने उनके अहम को ठेस पहुंचाई है, उनकी नाजुक रस पर आपने दबाई है, इसलिए वो इतने आसानी से इसको सहन नहीं करेंगे। हमें हमारे नेताओं को, भारत के जितने भी लोग हैं इस समय एक साथ खड़े हों, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरह के वो भी बहुत बढ़ चढ़ के बयान, ऐसा लगता है जैसे पहली बार देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा हो। इस तरह से वो कह रहे थे कि पहली बार हमने 30 साल में, पिछली सरकारों में दम नहीं था, हमने ये कर दिया। इस तरह से जो है वो फिर मामला पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, और इसी वजह से कांग्रेस सारा कमाल ने भी इस पर रिएक्ट किया है। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आया, और इस पर जो सियासत है उसके इतर अगर हम दोनों देशों के रिश्ते को देख लें, भारत पाक के, जनसत्ता ने लिखा है, नाकाम हुई घुसपैठ की कोशिशें, सेना ने 7 आतंकी मार गिराए, और ये लगभग हर राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खी के तौर पर है। हंदवाड़ा का हमला भी बेहद अहम है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, रिटेलिएशन की बात करते हैं, तो 7 आतंकी मार गिराए गए सैनिटेशन के बाद, और पूरी तरह से लश्कर की धमकी के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। ये भी बात सामने आ रही है, और अलग अलग राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान के करीब है, वहां पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर अब सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मेरे से सवाल है। जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं। जम्मू कश्मीर में आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से हो रहा है, और सब जानते हैं, सारी दुनिया, हाँ सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वहां से आतंकवादी आते हैं, वहां से ट्रेंड होके आते हैं, हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। अच्छा, ऊपर से तुर्रा ये है कि देखिए हमारे पास तो परमाणु बम है, हमसे छेड़ोगे, हम तो छेड़ेंगे, लेकिन तुम अगर हमको जवाब दोगे तो हम बम फोड़ देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। ऐसी स्थिति में इतना जो गरूर था पाकिस्तान का या पाकिस्तान की सेना का, उस स्थिति में अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना, पीओके में जाना, उनकी टेरिटरी में जाना, और फिर स्ट्राइक करना, इतने लोगों को करना, ये वास्तव में बड़ा जोखिम का काम तो था। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का आपने उसका जो अहंकार था उसको ठेस पहुंचाई, जिम्मेदार नेशन तो है नहीं वहां पर, तो उस स्थिति में भी जो है उनको जो बौखलाहट है, आप समझे, वो घायल की तरह से, शेर की तरह है, घायल बाघ की तरह है, तो वो रिटेलिएट करेंगे। बाकी तो वो सेना की तरफ से आप जानते हैं सेना क्या कर लेंगे, हमारी सेना तो उनसे भी मजबूत है, सेना पर अलर्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं वो, फिर जो कहीं जो उनका सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं उन जगह कर सकते हैं, पहले भी जैसे करते रहे हैं, अभी भी आप देख ही रहेंगे, रोज कहीं ना कहीं किसी भी सैनिक कैंप पर वो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सैनिक उनको नाकाम कर देते, क्योंकि यहाँ भी अलर्ट हैं, वहाँ भी अलर्ट है। तो उससे बाद भी जो खतरा है, जो असैनिक ठिकानों पर जो नागरिक जो बस्तियां हैं और जगहों हैं, उन जगहों पर जो सॉफ्ट टारगेट है वहां हो सकता है, वहां ज्यादा अलर्ट रहने की हमको जरूरत है। जी, अभी अलर्ट रहने की हमें बेहद जरूरी है, ना सिर्फ जो सीमा पर सेना के कैंप है वहां, बल्कि अब सिविलियंस की भी सुरक्षा को लेकर अब सतर्क रहने की जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमाओं पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह गंभीरता से मंथन कर रहे हैं, और इसे लेकर आज राजस्थान के जैसलमेर में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से न सिर्फ सुरक्षा संबंधी मसलों पर चर्चा होगी, बल्कि राजनाथ सिंह सभी सीमा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, और इस बैठक में राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह सीमा की सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर सुझाव भी लेंगे और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान आईबी और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस बैठक के बाद गृह मंत्री सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। जयसिंह जी, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को कैसे देखा जाए, जहां पर अब बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं खुद गृह मंत्री, और राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां के भी गृह मंत्री होंगे। किस तरह से अभी इस सिचुएशन को देखा जाए? बॉर्डर पे अब सिक्योरिटी एक अहम मसला हो गया है भारत के लिए, पाकिस्तान का रवैया देखते हुए।
देखिए, जहां तक बॉर्डर का सवाल है तो भारत की सेना तो दुनिया की 22 आर्मी में गिनी जाती है, दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तो बॉर्डर के तो ये कर लेंगे, सुरक्षा कर लेंगे। आप देख ही रही हैं, कुछ दिन से लगातार कर रहे हैं, कभी किसी राष्ट्रीय राइफल पर हो रहा, कभी बीएसएफ पर हो रहा, कभी किसी पर कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे छुटपुट। वो तो हमारी सेना निश्चित रूप से नाकाम कर देगी और वैसे भी युद्ध होगा। भारत की सेना के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो मैंने पहले भी आपसे कहा, जो खतरा है उनके सॉफ्ट टारगेट्स का है, जो अंदर जो हमको जो डैमेज कर सकते हैं वो अच्छा। दूसरा, आप ये भी समझिए कि यहाँ तो बड़े बड़े बयान लोग कर ही रहे हैं कि साहब हम ये कर दो, वो कर दो, लड़ाई कर दो। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, हमारे देश के, वो खाली बयान ही करते हैं। लेकिन उनके फंडामेंटलिस्ट देखिए आप, वो मरने के लिए आते हैं, वो इतने हाईली मोटिवेटेड होते हैं और आके कहीं भी आते हैं तो मरने के लिए ही आते हैं। वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर हमारे यहाँ आपके मेले ही मेले होते हैं, त्योहार ही त्योहार साल भर चलते रहते हैं। इतने लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कुंभ में होते हैं, इसमें कांवड़ियों के होते हैं। तो वो जहां तक लगते हैं तो कभी भी कोई खतरा हो सकता है। तो उस पर हमें खतरा रहने की जरूरत है। जहां तक सीमाओं का सवाल है, हमारे देशवासियों को निश्चिंत रहना चाहिए, हमारी सेना पर भरोसा करना चाहिए। वो करके एक बार नहीं, करके दिखा दिया। पाकिस्तान की सेना इस तरह से हमारे बॉर्डर के साथ छेड़छाड़ करने की उसकी मजाल है नहीं, हिम्मत नहीं है, उतना नहीं कर सकते वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जितने भी सवाल उठे थे, उसमें देश के रक्षा मंत्री ने साफ बयान दिया है कि कोई वीडियो जारी नहीं की जाएगी और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने का सवाल ही नहीं उठता है। इधर मुंबई की सियासत पर फिर अंडरवर्ल्ड का साया पड़ता नजर आ रहा है, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। आपको याद होगा, मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने बयान दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और इस पर वहां के डॉन रवि पुजारी ने उन्हें धमकी दी है। धमकी में पुजारी ने निरुपम को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारतीय जवानों के बारे में ऐसी बातें ना करें। पुजारी ने आगे इस बात पर ख्याल रखने की नसीहत दी है और कहा है कि अगर निरुपम ने आगे से ऐसा कुछ भी बोला तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। निरुपम ने सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था और भारत सरकार से सबूत देने की मांग की थी। और मेरे सहयोगी मुंबई से दिवाकर जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है? कैसे धमकी दी गई है? क्या बातें सामने आ रही है रवि पुजारी के बारे में? देखिए, पूरा मामला जो है एक अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने संजय निरुपम को फोन किया। वो इसलिए फोन किया क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाया था और सरकार से सबूत मांगे थे। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान का जो है पूरे देश में विरोध हुआ था और कहीं ना निंदा की गई थी कि सेना के ऐसे सर्जिकल ऑपरेशंस पर या सेना पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जिस तरह से कल रवि पुजारी ने संजय निरुपम को कॉल किया शाम को और फिर उसके बाद उन्हें जब कॉल पे उसकी बात नहीं हो पाई तो उसने संजय निरुपम के लिए एक मैसेज छोड़ा जिसमें उन्हें साफ साफ कहा कि आगे से इस बात का ख्याल रखें कि आप भारतीय सेना के खिलाफ ऐसा ना कहें, नहीं तो आपको अगर आपने आगे से इस तरह से कोई बात की तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है क्योंकि एक डॉन और बड़े महाराष्ट्र के बड़े नेता के से मामला पूरा जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि कोई पब्लिसिटी ले इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक का, तो इसलिए मुंबई पुलिस जांच कर रही है। और फिलहाल अभी तक संजय निरुपम की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई गई है क्योंकि पुलिस भी एहतियात के तौर पर, क्योंकि मामला अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी से जुड़ा हुआ है जो कि फरार है और कई मामलों में वांटेड है। तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठता है कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी जो लोगों को मारता है, पैसों के लिए मारता है, पैसों के लिए लोगों का किडनैप करता है, वो अचानक से इस तरह से संजय निरुपम को फोन करता है और अचानक से उसमें देशभक्ति की भावना कैसे जाग जाती है। तो जाहिर सी बात है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले अंडरवर्ल्ड के लोग भी देशभक्ति के मसले पर अब सामने आ रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि सेना पर सवाल आप नहीं उठा सकते हैं, वरना अगर ऐसा बयान आगे दिया तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। दिवाकर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इधर जो अहम खबर आज के अखबारों में देखने को मिल रही है वो है सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के मामले को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सिर पर बर्खास्तगी की तलवार अब लटकती हुई नजर आ रही है।
लोढ़ा समिति की ज्यादातर सिफारिशों ने लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी और इसमें अमिकस क्यूरी यानी कोर्ट के मित्र ने बीसीसीआई के प्रशासनिक प्रमुखों को हटाने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आज फैसला सुना सकता है। जस्टिस ठाकुर ने निर्देश दिया है कि जो राज्य संघ सुधारने को तैयार नहीं है उन्हें भुगतान तुरंत रोक दिया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि बोर्ड ये नहीं तय कर सकता कि राज्य संघ बोर्ड की नहीं सुनते उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और लोढ़ा पैनल शुरुआत से ही टकराव के रास्ते पर दिखे हैं। जब से लोढ़ा कमेटी बनी है बीसीसीआई ने ना तो लोढ़ा पैनल के सुझावों को माना है और ना ही इसकी किसी तरह से भी सहयोग या मदद करती नजर आई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के चलते इन सिफारिशों को मानने के लिए भी क्रिकेट बोर्ड पर दबाव पूरा नजर आ रहा है। और आइए देहरादून का रुख कर लेते हैं। जयसिंह जी, ये तनातनी लंबे समय से देखने को मिल रही है जब से लोढ़ा कमेटी की समिति की पूरी सिफारिशें सामने आई हैं, लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है बीसीसीआई उस बड़े बदलाव के लिए और जितनी भी सिफारिशें की गई हैं समिति की ओर से उसे मानने के लिए तैयार होगी? देखिए, बीसीसीआई चलिए काफी संपन्न है, दुनिया की समृद्धतम संस्थाओं में से एक है, लेकिन बीसीसीआई के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। तो उसको अल्टीमेटली देश के कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर नहीं है। अल्टीमेटली अगर भारत में काम करना होगा, भारत में अगर उसको ऑपरेट करना होगा तो भारत के कानूनों के अधीन काम करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में काफी सख्त है। सख्त नहीं होता तो लोढ़ा कमेटी का गठन भी नहीं हुआ होता और अल्टीमेटली उन्हें करना पड़ेगा। अब देखिए कि आज कितना उसमें लालच है, कितना लिक्रेटिव इसको कह सकते हैं, कितना मलाईदार ये संस्था है कि देश के बड़े बड़े नेता इसके अध्यक्ष बनने के लिए लालायित होते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति इसमें बीसीसीआई के पदाधिकारी बनना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना समृद्धशाली, कितनी अमीर ये संस्था है और हर कोई इस पर कब्जा करना चाहता है। तो संभवतः इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सख्ती की है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ने ही उसको लोढ़ा, जस्टिस लोढ़ा के अध्यक्षता में उसका पैनल बिठाया था और पैनल जो है इनकी वर्किंग से संतुष्ट नहीं है। पैनल चाहता है अध्यक्ष चाहे अनुराग ठाकुर हो उनको बाहर किया। ये पहली बार नहीं हो रहा, शुरू से ही चाहे वो मोदी हो या और हो, तब से ये विवाद चलता रहता है। क्योंकि जो इस संस्था में जाता है वो चाहता है इसको कब्जे में रखा जाए और अपनी जेब में रखा, इसका सदुपयोग दुरुपयोग करता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कर रहा, मेरे ख्याल से कोई ना कोई सॉल्यूशन ठीक ठाक ही निकलना चाहिए। बिल्कुल। जयसिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की बड़ी खबरों पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, अपनी टिप्पणी देने के लिए शुक्रिया।